हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से आज एक नए वीडियो में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? नाइट्रेट, पारा, सीसा और लोहा। ठीक, लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 में प्रश्न आया हुआ है, तो हमारा सही उत्तर रहेगा नाइट्रेट। ठीक है, देखो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता क्या है। जल में नाइट्रेट के प्रदूषण से रोग हो जाता है बच्चे को। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें बच्चे के शरीर का रंग क्या हो जाता है? नीला पड़ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या देखा, जल में प्रदूषण के कारण हो रहा है नाइट्रेट के। ठीक है, तो जल में प्रदूषण से और भी तो रोग होते होंगे ना, तो वो भी देख लेते हैं। जल में विभिन्न तत्वों के प्रदूषण से होने वाले रोग। मरकरी, मरकरी जिसे पारा भी कहते हैं, इसका प्रतीक होता है Hg। मरकरी की पानी में अधिकता से मिनीमाता रोग हो जाता है। ठीक है, मरकरी M। ठीक है, मैं मतलब मिनीमाता, मैं मतलब मिनीमाता। ठीक, कैडमियम, कैडमियम कैडमियम मत पानी की अधिकता से इटाई इटाई रोग हो जाता है। डेट है, डेट है, डेट है। देखो इसे मैच करके याद करना सीखो। इससे क्या है, याद भी ज़्यादा होता है और कोई गलती भी नहीं होती। आर्सेनिक AS की बात करें तो पानी में इसकी अधिकता से ब्लैक फुट रोग हो जाता है। ब्लैक फुट रोग हो जाता है किसी आर्सेनिक की अधिकता से। लेड या PB, PB इसको इसलिए कहते हैं, PB इसका प्रतीक इसलिए है क्योंकि इसको प्लम्बम कहते हैं लैटिन भाषा में। ठीक है, पानी में इसकी अधिकता से या तो पैरालिसिस हो सकता है या फिर लकवा रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये चार तत्व थे जिनकी पानी में अधिकता से, ठीक है, या पानी में इनका प्रदूषण हो जाए तो जिनसे इनसे विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। ठीक, मरकरी से मिनीमाता, कैडमियम से इटाई इटाई, आर्सेनिक से ब्लैक फुट, लेड से पैरालिसिस या लकवा। अन्य तत्वों से रोगों की बात करें तो सिलिकॉन, सिलिकॉन की खदानों में कार्य करने वाले को सिलिकोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, सिलिकॉन सिलिकोसिस, सिलिकॉन सिलिकोसिस। ठीक है, और तत्वों से देखो, आयरन, लोहा जिसे Fe प्रतीक होता है। ठीक है, इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया। ठीक है, आयोडीन, आयोडीन की बात करें, आयोडीन की कमी अगर शरीर में हो जाए तो गलगंड रोग हो जाता है। ठीक है, इसी को गोइटर कहते हैं और घेंगा भी इसी का नाम है। फ्लोरीन, फ्लोरीन को F प्रतीक से दर्शाते हैं, इसकी अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, कहते हैं ना कि पानी में फ्लोराइड की अधिकता हो गई, तो ये वही फ्लोराइड है। ठीक है, उसकी अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। कॉपर, कॉपर को तांबा भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक Cu होता है, इसकी अधिकता से विल्सन डिजीज हो जाता है, विल्सन रोग हो जाता है, जो कि एक आनुवंशिक रोग है। जिंक, जस्ता जिसे Zn प्रतीक से लिखते हैं। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन बढ़ाता है? जस्ता, जिसे जिंक कहते हैं। क्लोरीन की बात करें तो शरीर में अम्ल और क्षार संतुलन में सहायक होता है क्लोरीन। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें, ATP के निर्माण में सहायक होता है। ATP क्या होता है? ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यह ऊर्जा की इकाई है जो शरीर में ऊर्जा के रूप में संचित होती है। ठीक है, फिर से देखो एक बार, सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन की खदानों में काम करने वाले को सिलिकोसिस। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया, आयोडीन की कमी से गलगंड, गोइटर या घेंगा, फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस, कॉपर की अधिकता से विल्सन डिजीज, जिंक क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्लोरीन शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाता है। मैग्नीशियम ATP के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न का मिलान कीजिए। एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, वेटिकल्चर। आगे ऑप्शन दे रखे हैं, अंगूर की खेती, मधुमक्खी पालन, वनवर्धन। ठीक है, तो एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। सिल्वीकल्चर क्या होता है? वनवर्धन होता है। वेटिकल्चर क्या होता है? अंगूर की खेती होती है। ठीक है, तो ये क्या है? कृषि की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। ठीक है, तो कृषि की शब्दावली को हम पूरी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे एक साथ, एक ही पर्सन में। कृषि की शब्दावली की बात करें तो एग्रीकल्चर, फसल उत्पादन व पशुपालन, इसको एग्रीकल्चर कहते हैं, फसल उत्पादन और पशुपालन को। हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी, यानी कि किसी छोटे से क्षेत्र में, यानी जो बगीचा नुमा क्षेत्र होता है उसमें क्या? पेड़ पौधों को लगाना। ठीक है, या उसमें फूलों की खेती, यह उद्यानिकी कहलाता है। ठीक है, और फसलों का अध्ययन। ठीक है, यह क्या है? हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती एवं अध्ययन, फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती एवं अध्ययन। ओलेरिकल्चर, सब्जियों की खेती और उनका अध्ययन, ओलेरिकल्चर, सब्जियों की खेती और उनका अध्ययन। पोमोकल्चर या पोमोलॉजी, फलों का उत्पादन एवं अध्ययन, पोमोकल्चर या पोमोलॉजी, फलों का उत्पादन एवं अध्ययन। सिल्वीकल्चर, पेड़ों की खेती या वनवर्धन। ठीक है,
यानी जंगलों में वृद्धि करना, ठीक है, वही क्या है, सिल्वीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, ठीक है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। ला कल्चर लाख के कीटों का वैज्ञानिक प्रबंधन एवं पालन, ठीक है, ला कल्चर क्या है, लाख के कीटों का वैज्ञानिक प्रबंधन एवं पालन, ठीक है। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर मछली पालन, ठीक है, पीसी देखो फिश यानी मछली होता है, फिश फिश, ठीक है, तो मछली पालन। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन, ठीक है, वर्मी कल्चर केंचुआ पालन, ठीक, क्योंकि केंचुआ के अर्थवर्म कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसका वर्मी कल्चर नाम हुआ। एक्वा कल्चर, एक्वा का मतलब ही जल होता है, तो जल संवर्धन खेती यानी कि बिना मिट्टी के पानी में खेती करना, ठीक है, यानी सिर्फ पानी के उपयोग से खेती करना, पानी में सारे के सारे मिनरल्स उपलब्ध करा देंगे हम पौधे को, और उसमें क्या अच्छे पौधे ग्रोथ करेगा, ठीक। अगला है मोरिकल्चर, शहतूत की खेती, वो क्या है, मोरिकल्चर। टसियोलॉजी, टसियोलॉजी क्या है, चाय का उत्पादन, चाय का उत्पादन क्या है, टसियोलॉजी। अर्बोरिकल्चर शाक झाड़ियों की खेती, अर्बोरिकल्चर क्या है, शाक और झाड़ियों की खेती। वो पर्माकल्चर ऐसी कृषि, ऐसी कृषि जो मृदा उर्वरता और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किए बिना, ठीक है, किसको, मृदा उर्वरता यानी मिट्टी की है ना उपजाऊपन को प्रभावित नहीं करनी चाहिए, और पारिस्थितिकी तंत्र आसपास के वातावरण को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके, ठीक है, यानी हम वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए तथा भविष्य की आवश्यकताओं को भी देखेंगे, ठीक है, वो क्या है, पर्माकल्चर। अगला है मोनोकल्चर, इसे सॉलिड प्लांटिंग कहते हैं, एक जगह पर लगातार प्रत्येक सीजन में एक ही फसल का करना, ठीक है, जैसे कि तीनों सीजन में जैसे गेहूं ही बो दी, ठीक है, शीतकाल में गेहूं बो दिए, ग्रीष्मकाल में गेहूं बो दिए, और जायद की ऋतु में भी गेहूं बो दिए, ठीक है, रबी खरीफ और जायद तीनों में गेहूं बो दिए, तीनों की किस्म आती है गेहूं की, ठीक है, तो ऐसे होता है, ये होता है मोनोकल्चर, यानी तीनों से सभी के सभी सीजन में क्या एक ही प्रकार की फसल को लगा देना। एवीकल्चर, एवेज देखो, एवेज पक्षियों का वर्ग होता है, ठीक है, तो एवी का मतलब पक्षियों का प्रजनन पालन और प्रबंधन करना, ठीक है। विटीकल्चर अंगूर की खेती, ठीक है। प्रॉन कल्चर झींगा उत्पादन, प्रॉन कल्चर क्या है, झींगा उत्पादन। प्लांट टिश्यू कल्चर पौधे के किसी भाग, जड़, तना और पत्ती को काटकर पोषक माध्यम पर नए पौधे तैयार करना, ठीक है, वो क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो ये थे अपनी कृषि की शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली, जो कि अपने 21 शब्दों को देखा, ठीक है, तो इनमें से कोई भी प्रश्न कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फल पकन, ठीक है, यानी फलों का पकना किसके द्वारा उद्दीपित किया जाता है, तो जैसे ऑप्शन दे रखे साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और एथिलीन, ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, ये पौधे की वृद्धि हार्मोन है, ठीक है, या पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा पौधे में किस प्रकार से काम में आता है, ठीक है, वो सारी जानकारी हम लेंगे यहाँ पे, यहाँ उत्तर हो जाएगा एथिलीन, ठीक है, यानी कि फलों को पकाने में प्राकृतिक रूप से कौन सहायक है, तो वो होता है एथिलीन। तो हम देखेंगे पादप हार्मोनों के बारे में कि कौन कौन से पादप हार्मोन है और उनका क्या क्या कार्य है, ठीक है। तो पहला है एब्सिसिक हार्मोन, ठीक है, एब्सिसिक हार्मोन होता क्या है, ये पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन, यानी पादप में वृद्धि होने को विरोध करता है या निरोध करता है, ठीक है, वृद्धि होने को रोकता है, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। एब्सिसिक हार्मोन के कार्य की प्रभाव की बात करें, कार्य की प्रभाव मतलब इसके क्या क्या कार्य है, यानी यह पौधों में किस किस काम में आता है, तो कोशिका विभाजन को रोकता है, ठीक है, यानी कोशिका विभाजन से क्या होता है, पौधों में वृद्धि होती है, तो वृद्धि को रोक देगा एक तरह से। कोशिका की दीर्घन को रोकता है, यानी कोशिका के आकार को बढ़ने से रोकता है, ठीक है। बीजांकुरण को रोकता है, यानी कोई भी बीज के अंकुरित होने को रोकता है, प्रसुप्ति बनाए रखता है, अगर बीजांकुरण नहीं होगा तो वह प्रसुप्ति अवस्था में पहले से बना हुआ था और हमेशा बना रहेगा, ठीक है। रंध्र को बंद करता है, ठीक है, रंध्रों से क्या होता है, पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है, तो उन रंध्रों को ये क्या कर देता है, बंद कर देता है, कौन, एब्सिसिक हार्मोन। क्या क्या करता है, कोशिका विभाजन को रोकना, कोशिका दीर्घन को रोकना, बीजांकुरण को रोकना, प्रसुप्ति बनाए रखना, रंध्र को बंद करना, ठीक है। फिर से देखो, एब्सिसिक हार्मोन है पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन है, क्योंकि यही एक हार्मोन पादप वृद्धि निरोधक, बाकी के सारे पादप वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। कार्य के प्रभाव या इसके क्या क्या कार्य है, कोशिका विभाजन को रोक देता है, कोशिका के बड़े होने को या दीर्घन को रोकता है, बीजांकुरण को यानी बीज को अंकुरित होने से बंद करता है या अंकुरित होने से रोकता है,
प्रसुप्तीय अवस्था बनाए रखता है, ठीक है, यानी बीज अंकुरित नहीं होगा तो पहले से प्रसुप्तीय अवस्था में था और वो बनी रहेगी, ठीक है। रंध्र को बंद करता है, ठीक, ये सारे के सारे कार्य थे किसके, एब्सिसिक हार्मोन के। अगला देखो, अगला है इथाइलिन या एथिलीन, ठीक है। इथाइलिन या एथिलीन के बारे में देखो, यह पादप वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। यह एक गैसीय हार्मोन होता है। क्या होता है, यह एक गैसीय हार्मोन होता है। इसके कार्य की प्रभाव की बात करें तो कार्य की प्रभाव देखो, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक होता है। फलों की प्राकृतिक रूप से पकने में कौन सहायक होता है, तो इथाइलिन या फिर कह सकते हैं एथिलीन, ठीक है। क्योंकि फलों को अगर कृत्रिम रूप से पकाना है तो उसके लिए एसिटिलीन हार्मोन होता है, ठीक है। इसका अलावा और क्या कार्य है, जड़ व तनों की मोटाई बढ़ाने में सहायक होता है। जड़ व तनों की मोटाई बढ़ाने में, लिंग परिवर्तन में सहायक होता है, फल एवं पत्तियों के विलगन या अलग होने में सहायक होता है, ठीक है। फल या पत्तियां झड़ जाती है पौधों से तो उसको झाड़ने में सहायक भी कौन होता है, इथाइलिन होता है, ठीक। फिर से देखो, ये एक पादप वृद्धि हार्मोन है। मैंने कहा था सिर्फ एब्सिसिक अम्ल ही ऐसा है जो पादप वृद्धि निरोधक है, बाकी सबके सब क्या है, पादप वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। यह गैसीय हार्मोन है, यानी गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसके कार्य है, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक है, जड़ तनों की मोटाई को बढ़ाने में सहायक है, लिंग परिवर्तन में सहायक है, फल व पत्तियों के विलगन में सहायक है, ठीक है। यह पादप वृद्धि और पादप निरोधक हार्मोन दोनों की तरह कार्य करता है, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो फलों को पकाने में सहायक हो गया यानी पादप वृद्धि में सहायक हो गया, जड़ व तनों की मोटाई बढ़ाने में पादप वृद्धि में सहायक हो गया, लिंग परिवर्तन, ठीक है। इसके अलावा देखो फल व पत्तियों के विलगन यानी इनको अलग कर रहा है यानी पादप वृद्धि निरोधक हो गया, ठीक है। यानी ये पादप वृद्धि का भी कार्य कर रहा है, पादप वृद्धि को रोकने का भी कार्य कर रहा है। दोनों कार्य करने का काम किसका, इथाइलिन का, ठीक है। पादप वृद्धि को रोकना किसका काम है, एब्सिसिक अम्ल का है, ठीक है, एब्सिसिक हार्मोन का है। लेकिन पादप वृद्धि को रोकना और पादप वृद्धि करना दोनों के दोनों काम किसके, इथाइलिन या एथिलीन के, ठीक है। अगला है साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन एक पादप वृद्धि हार्मोन है। यह पादप हार्मोन पादप के उन भागों में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन की क्रिया अधिक होती है, ठीक है। कौन से भागों में, जहां पर कोशिका विभाजन अधिक होता है तो वहां पे कौन सा हार्मोन पाया जाता है, साइटोकाइनिन। मुख्यतः जड़ व तनों के शीर्ष भाग व फलों में पाया जाता है, क्योंकि फलों का आकार लगातार बढ़ता रहता है, जड़ व तने भी लगातार विस्तृत होती रहती है, ठीक है। तो इनमें कोशिका विभाजन अधिक होता है, इसीलिए इनका बड़ा होना या विस्तार होना जरूरी है। तो उसमें साइटोकाइनिन हार्मोन जिम्मेदार होता है, ठीक। इसके कार्य के प्रभाव की बात करें तो कोशिका विभाजन में सहायक होता है, यानी कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता है विभाजित करके, ठीक है। कोशिका दीर्घन में सहायक होता है, कोशिकाओं के आकार के बढ़ने में सहायक होता है, ठीक है। फिर से देखो, साइटोकाइनिन क्या है, पादप वृद्धि हार्मोन है और कैसे भागों में पाया जाएगा, जिनमें कोशिका विभाजन की क्रिया अधिक होती है। मुख्यतः कौन से भाग, जड़ व तने तथा फलों में, ठीक है। कार्य के प्रभाव, कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिका दीर्घन में सहायक, ठीक। अगला हार्मोन देखो, जिब्रेलिन हार्मोन, यह पादप वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। इसकी खोज की थी जापान के वैज्ञानिक याबुता और हायाशी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, धान के खेतों में क्या, बेकने रोग के फैलने में जिम्मेदार, बेकने रोग फैल गया था धान के खेतों में, उसके लिए जिम्मेदार कवक कौन सा था, जिब्रेला फ्यूजोकोराई, ठीक है। इसी कवक से इन्होंने इस हार्मोन की खोज की थी, कौन से, जिब्रेलिन हार्मोन। देखो जिब्रेलिन हार्मोन कई प्रकार के होते हैं, GA1 GA2 GA3 ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो सामान्यतः कौन सा होता है, तो GA3 सामान्य जिब्रेलिन हार्मोन होता है, ठीक है। इसके कार्य के प्रभाव की बात करें तो पर्वत दीर्घन में सहायक होता है, ठीक है। यानी जहां से पत्तियां निकलती है तो उनकी उनकी वृद्धि करने में सहायक होता है। बीजांकुरण में सहायक होता है, यानी बीज को अंकुरित होने में सहायता करता है। प्रसुप्ति भंग करने में सहायक होता है, ठीक है। यानी कि बीज अंकुरित हो गया तो बीज की प्रसुप्ति वैसे ही भंग हो गई, ठीक है। पुष्पन में सहायक होता है, यानी पेड़ पौधों के पुष्प लगने में सहायक होता है। अनिषेक फलन में सहायक होता है, यानी यह निषेचन अभिक्रिया के बिना ही फल प्रदान करने में सहायक होता है, ठीक है। यहाँ पे निषेचन अभिक्रिया आवश्यक नहीं होती है, जरूरी नहीं होती है, ठीक है। एक बार फिर से देखो इसके बारे में, जिब्रेलिन हार्मोन, यह पादप वृद्धि हार्मोन है। खोज इसकी जापान के वैज्ञानिक याबुता और हायाशी ने धान के खेतों में बेगने रोग फैलने के लिए जिम्मेदार कवक जिब्रेला फ्यूजोकोराई से इस हार्मोन की खोज की थी, ठीक है। सामान्य जिब्रेलिन हार्मोन कौन सा होता है, तो सामान्य होता है GA3, ठीक है। कार्य की प्रभाव, पर्वत दीर्घन में सहायक, बीजांकुरण में सहायक, प्रसुप्ति भंग करने में सहायक, पुष्पन में सहायक, अनिषेक फलन में सहायक, ठीक है। यानी बिना निषेचन की क्रिया के ही फल देने में सहायक होता है, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन, यह पादप वृद्धि हार्मोन है। यह सर्वप्रथम खोजा गया पादप हार्मोन है, यानी पादपों में सबसे पहले पता चला था ऑक्सिन हार्मोन का ही, ठीक है। यह मानव के मूत्र और यूरिन से खोजा गया, यानी खोजा तो सर्वप्रथम मानव के मूत्र और यूरिन से था, बाद में पता चला कि यह पादप में सामान्य तौर पर पाया जाता है, ठीक है। इसके कार्य के प्रभाव, शीर्षस्थ प्रभाविता में सहायक होता है,
ठीक है, यानी जो ऊपरी हिस्सा होता है उसके अंदर वृद्धि करने में सहायक होता है। ठीक है, खरपतवार उन्मूलन में सहायक होता है। खरपतवार उन्मूलन के लिए इसके कुछ हार्मोन उदाहरण है, जैसे कि 2,4-D, ठीक है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, 2,4,5-T, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, ये इसके कुछ उदाहरण है। ठीक है, किसके? ऑक्सीजन हार्मोन के। ठीक है, ये दो उदाहरण है जो कि खरपतवार उन्मूलन में सहायक होते हैं। जड़ों के विभेदन में सहायक, विभेदन यानी जड़ों को बहुत सारी संख्या में बढ़ा देगा, तो बढ़ाएगा तो वो क्या हो गया? जड़ों का विभेदन या जड़ों का फैलना। ठीक है, तने को मजबूत बनाने में सहायक होता है। ठीक है, जैसे कि गेहूं के तने को मजबूत करने में मुख्यतः सहायक कौन होता है? ऑक्सीजन हार्मोन। अपरिपक्व फलों को झुकने नहीं आएगा, यहाँ पे झड़ने आएगा। ठीक है, यानी जो अपरिपक्व फल है ना, उनको झड़ने से रोकता है। यानी जो पहले से पके हुए नहीं है ना, देखो झुकने नहीं आएगा, यहाँ पे झड़ने आएगा। ठीक है, झड़ने आएगा, यानी जो पके हुए फल नहीं है ना, उनको झड़ने से रोकता है। ठीक है, यानी उनको पकने के बाद झड़ने देगा। ठीक, फिर से देखो ऑक्सीजन हार्मोन, यह पादपवर्धी हार्मोन है। यह सर्वप्रथम खोजा गया पादप हार्मोन है। ठीक है, यानी इसकी खोज सबसे पहले हुई थी। ठीक है, यह मानव के मूत्र और यूरिन से खोजा गया था। ठीक, कार्य के प्रभाव की बात करें, शीर्षस्थ प्रभाविता में सहायक होता है, खरपतवार उन्मूलन में सहायक होता है। ठीक है, खरपतवार उन्मूलन के लिए इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। ठीक, एक होता है 2,4-5-T। ठीक है, यानी 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। ठीक है, जड़ों के विभेदन में सहायक होता है, यानी जड़ों की संख्या को बढ़ाएगा। ठीक है, यानी कि जड़ निकलने में सहायक हो गया। ठीक, तने को मजबूत बनाने में सहायक होता है, मुख्यतः गेहूं के तने को मजबूत बनाने में ऑक्सीजन हार्मोन सहायक होता है। ठीक, अपरिपक्व फल यानी बिना पके हुए फलों को, ठीक है, झड़ने से रोकता है। ठीक है, झड़ने से रोकने के लिए सहायक होता है कौन? ऑक्सीजन हार्मोन। तो कौन कौन से हार्मोन देखे हमने? एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, इथाइलिन या एसिटिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन के बाद में हमने देखा ऑक्सीजन हार्मोन। इन 5 हार्मोन में से एक ही हार्मोन जो एब्सिसिक अम्ल था, ठीक है, वही क्या था? पादप वृद्धि को रोक रहा था। ठीक है, इसके अलावा एथिलीन या फिर एस्थाइलिन, ठीक है, ये तो क्या था? यह पादप वृद्धि और पादप वृद्धि निरोधक दोनों प्रकार का कार्य करता था। ठीक है, इसके अलावा साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सीजन, ये तीनों पादप वृद्धि में सहायक है। ठीक है, इसके आगे देखो हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, यानी उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में मिल जाएगी आपको। ठीक, तो उसके बारे में थोड़ा सामान्य तौर पर देख लेते हैं, जिससे कि हमारे टॉपिक का नाम है हमारा प्रकाश। ठीक है, प्रकाश या लाइट। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, कोई भी वस्तु दृश्य प्रकाश में दिखाई देती है। ठीक है, यानी और किसी प्रकाश में हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है, ओनली दृश्य प्रकाश में। ठीक है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ की बात करें तो 4,000 से 8,000 एंगलस्टोन होती है। एक एंगलस्टोन में 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, फिर से देखो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, और कोई भी वस्तु देखने के लिए हमें दृश्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, और दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य यानी 4,000 से 8,000 एंगलस्टोन के मध्य जो प्रकाश होता है, उसी में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, प्रकाश श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है। ठीक है, यानी कि देखो मैं कुछ बना के आपको समझा देता हूँ श्रृंग और गर्त क्या होता है। ठीक है, ये देखो, ये कोई तरंग गति कर रही है, तो ऊपर ये अधिकतम गई। ठीक, फिर नीचे ये अधिकतम में आई, फिर ऊपर आएगी। ठीक, तो ऊपर जो अधिकतम जा रही है, ये तो क्या है? श्रृंग है। ठीक है, ये तो क्या है? श्रृंग है। ठीक है, और नीचे जो अधिकतम आ रही है, ये क्या है? गर्त है। ठीक है, तो प्रकाश किस में गति कर रहा है? श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त, ऐसे गति करेगा। ठीक है, दो क्रमागत श्रृंगों, ठीक है, ये भी श्रृंग, ऊपर वाला सब के सब श्रृंग हो गए। ठीक है, तो इन दो क्रमागत श्रृंग ले लो। ठीक है, या फिर दो क्रमागत गर्त ले लो, यानी ये एक और बना दो यहाँ पे। ठीक है, दो क्रमागत गर्त ले लो, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इनके बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तरंगदैर्ध्य यानी लेमड़ा। ठीक है, तरंगदैर्ध्य को हम लेमड़ा से दर्शाते हैं, लेमड़ा से। ठीक, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय व अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी EMV विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स तरंग है। ठीक है, प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। कितना होता है? c, प्रकाश के वेग को c से दर्शाते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश के वेग का क्रम ज्ञात करें तो सर्वाधिक निर्वात में होता है। ठीक है, उसके बाद गैस में, फिर द्रव्य में, फिर ठोस में न्यूनतम होता है। ठीक है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, यानी प्रकाश दो प्रकार की प्रकृति दर्शाता है। ये किसने बताया? डी ब्रोगली ने बताया था। ठीक है, प्रकाश की कण प्रकृति, पहली है कण प्रकृति, दूसरी तरंग प्रकृति। कण प्रकृति के बारे में किसने बताया? न्यूटन के अनुसार कण प्रकृति है प्रकाश की। ठीक है,
न्यूटन के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कण प्रकृति होती है, ठीक है। इसके उदाहरण कौन कौन से है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कण प्रकृति पर आधारित है, कॉम्पटन प्रभाव कण प्रकृति पर आधारित है, रमन प्रभाव कण प्रकृति पर आधारित है, ठीक है। तरंग प्रकृति की बात करें तो हाइगेंस बताता है तरंग प्रकृति के बारे में। इसके कुछ उदाहरण है, परावर्तन की घटना तरंग प्रकृति पर आधारित है, अपवर्तन की घटना यह भी तरंग प्रकृति पर आधारित है, व्यतिकरण की घटना यह भी तरंग प्रकृति पर आधारित है, गमन की घटना प्रकाश के गमन की घटना तरंग प्रकृति पर आधारित है, प्रकाश के ध्रुवण की घटना ये भी तरंग प्रकृति पर आधारित है। तो द्वैत प्रकृति में देखो कण प्रकृति पर आधारित कौन कौन सी थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव। तरंग प्रकृति पर परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, गमन और ध्रुवण, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे।